मोहब्बत से मोहब्बत तक किस्त नंबर 6। वो बोझल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आसमान से अंदर के अल्फाज अब तक उसकी समातों में गूंज रहे थे। कमरे के दरवाजे के सामने अगर वो रुक जाता तो शायद उसका दिल भी रुक जाता, लेकिन दरवाजे के उस पार हानिया कुछ खौफजदा सी घबराई हुई बैठी थी। वहाज ने आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। कुछ देर इसी हालत में बेहस हरकत वो खड़ा रहा, फिर हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। वो सामने ही बेड पर बैठी नजर आई। वहाज इसी खामोशी से अंदर आया और सामने रखे सोफे पर बैठ गया। हानिया इसे देख सकती थी और अब वो अपनी शेरवानी के बटन खोल रहा था। चेहरे के तासुरात सख्त और असाब तने हुए थे। अंदाज ऐसा था जैसे कमरे में इसके सिवा कोई न हो। शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी। अब वो सादा सफेद सूट में मलबूस था। एक नजर हानिया पर डाली, फिर उठकर इसके पास आया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। हाथ में गहरे नीले रंग की मखमली डबिया थामी वो इसे खोल रहा था। हानिया बिना पलकें झपकाए उसकी हर हरकत देख रही थी। डिबिया के अंदर हीरे की अंगूठी चमक रही थी। वहाज ने दूसरे हाथ से अंगूठी बाहर निकाली और अगले ही लम्हे वो हानिया का हाथ थामे अंगूठी उसकी उंगली में पहना रहा था। हानिया की सांसें रुक गई। वो बेतासुर था। हानिया की तरफ नजर उठाकर भी ना देखा। अंगूठी पहनाकर वो काफी देर तक यूं ही सर झुकाए बैठा रहा। फिर खामोशी का सहर टूटा। बेहद मोहब्बत क्या होती है हानिया? हानिया एक मुजस्मा बने उसे देख रही थी। उसने कहा कुछ भी नहीं, और फिर वो खुद ही जवाब देने लगा। ऐसी मोहब्बत जो खुद से ज्यादा किसी से की जाए, यानी अपनी जात से बढ़कर किसी को चाहे। ये कहकर वो कुछ देर को रुका, फिर सर उठाकर हानिया की आंखों में देखते हुए बोला, ऐसी ही मोहब्बत मैंने तुमसे की थी। हानिया साकत उसके लफ्जों को सुनती रही। पर आज हमारे बीच कुछ बाकी नहीं। मेरी मोहब्बत तुम 8 साल पहले खो चुकी हो। अब तो सिर्फ एक रिश्ता बाकी है जिसे कायम रखना है। वो हानिया की आंखों में देखते हुए बेरहमी से कह रहा था, दुनिया में बहुत से लोग समझौते की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से एक हम भी सही। हानिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो मजीद कह रहा था, मैं शौहर होने की हैसियत से अपने तमाम फराइज पूरे करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। बदले में सिर्फ एक चीज चाहता हूं तुमसे। वो जैसे कोई सौदा कर रहा हो। मेरे बाबा की खुशी और उनकी खुशी की खातिर मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। वो उसके सामने से उठकर अब बेड की दूसरी तरफ जा रहा था। अब उठो और जाकर चेंज करो, तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में रखे हैं। सुबह 9 बजे की फ्लाइट्स ने हमने कल सुबह जल्दी उठना है। लेटते हुए वो मामूल के अंदाज में कह रहा था, साथ ही उसने लाइट्स ऑफ कर दी। हानिया गीली गीली आंखों से उसे देखती रह गई।
वो तेज तेज ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारते हुए मुसलसल आंसुओं को रोकने की कोशिश में थी, मगर बेसुध। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया। हानिया रो रही थी। वो रोते हुए खुद से मुखातिब थी। कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। वह आज मुझसे नफरत करते हैं, बाबा मुझसे नाराज हैं, मैंने सबको खो दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। सिकंदर हाउस फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा मगर वीरान था। सब मेहमान जा चुके थे, और वो भी जिसके होने से इस घर में रौनकें कायम थी। अजीब सा सन्नाटा और खामोशी छाई थी। ऐसे में उस्मान सिकंदर तन्हा लॉन में बैठे थे, आंखों में नमी भी जिसे वो आज सारा दिन छुपाते रहे। तभी फैजान उनके पास चला आया। आप अभी तक सोए नहीं बाबा? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। आंखों को तेजी से रगड़ते हुए वो बोले, मगर फैजान उनके आंसू देख चुका था। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मैं जानता हूं आप हानिया से बहुत प्यार करते हैं, फिर क्यों उसे खुद से दूर करते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, मैं वाकई इससे बहुत प्यार करता हूं, मगर ये करना जरूरी था। हानिया ने मेरी अपने बाबा की मोहब्बत पर शक किया, मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहा। मैं चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था, और इतना यकीन तो है मुझे अपनी परवरिश पर कि वो कभी मुझसे बगावत ना करती। मगर मेरी बेटी सारी जिंदगी के लिए मुझसे बदगुमा हो जाती, और मैं ये नहीं चाहता था। सो मैंने वो किया जो हानिया चाहती थी। हानिया ने मेरी नाफरमानी की है, तो उसे उसकी सजा भी भुगतना होगी। वो ये कहकर अंदर चले गए। फैजान वहीं बैठा अपने बाप के फैसलों को समझने की कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ मुर्तजा साहब समेत तमाम मेहमान फ्लाइट में सवार थे। ऐसे में हानिया वहाज के साथ एयरपोर्ट के अंदर मौजूद उस्मान साहब की मुंतजिर थी। वो नहीं आएंगे। वहाज ने एक बार फिर उसे कहा, बस थोड़ी देर और। हानिया आंखों में नमी लिए बोल रही थी, तो वो खामोश हो गया। वो देख सकता था वो किस कदर बेचैनी से एयरपोर्ट पर बैरूनी दरवाजे पर नजरें जमाई खड़ी थी, और उसे इस तरह देखकर जाने क्यों मगर उसे तकलीफ हो रही थी। बिलाखिर वहाज ने तकरीबन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। वहाज प्लीज, बस 2 मिनट, 2 मिनट और, वो आते ही होंगे। कोई नहीं आएगा। सुना तुमने? अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। मैंने कल फैजान भाई को बताया था कि हमारी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। फिर भी तुम्हारे घर से कोई नहीं आया, क्योंकि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और अगर फिर भी तुम्हें इंतजार करना है तो यहाँ खड़े रहने से बेहतर है मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास वापस छोड़ा। हानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। इतनी बेहसी, इतनी कड़वाहट, वो यकीन नहीं कर पा रही थी। चलो, वाज ने गुस्से भरे लहजे में उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर ले जाने लगा। वो मजीद कुछ ना बोल सकी और बेजान कदमों से उसके हमरा चलने लगी। वहाज बेटा, हानिया को अपना कमरा दिखा दो, वो थक गई होगी, मैं भी आराम करने जा रहा हूं। मुर्तजा साहब घर में दाखिल होते हुए, हलीमा, हलीमा। वहाज ने मुर्तजा साहब को जवाब देने के बजाय मुलाजमा को आवाज दी। इसी दौरान हानिया खामोशी से खड़ी इसे देख रही थी। जी सर, हलीमा ने अदब से कहा। इन्हें मेरा कमरा दिखा दो और इनका सामान भी मेरे रूम में सेट करवा दो। हानिया की तरफ देखते हुए बड़ी बेनियाजी से हलीमा को हुक्म दे रहे थे। जी ठीक है सर, हलीमा ये कहते हुए आई और हानिया को अपने साथ लेकर खामोशी से चल गया। तुम खुद छोड़कर नहीं आ सकते थे? हलीमा को कहने की क्या जरूरत थी? मुर्तजा साहब कुछ नापसंदीदगी से बोले। कमरा ही तो दिखाना है बाबा, उसे मैं दिखाऊं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? उसने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई, फिर मजीद कहा, मैं हेड ऑफिस जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी।
इतनी जल्दी क्या है, कल चले जाना। शादी की वजह से पहले ही काफी दिन छुट्टी पर रहा हूं ना, तो इतने दिन अपनी सीट से गायब रहूंगा तो आपको पता है फिर गवर्नमेंट निकाल देगी मुझे। वो हल्की मुस्कुराहट से कह रहा था। कल वलीमा है, कम से कम कल तक ही रुक जाते। आनिया क्या सोचेगी, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है उसके लिए। वो कुछ नहीं सोचेगी बाबा, और न ही आपको इतना सोचने की जरूरत है। मुझे देर हो रही है, कल के सारे इंतजाम भी देखने। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर रुक कर मजीद कहा, खाना खाकर आप दवा ले लीजिएगा। मुर्तजा साहब ने सर हिलाया और मुतमईन होकर वो चला गया। हलीमा उसे कमरे में तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। अब वो उस कमरे का जायजा ले रही थी। कमरे की कलर थीम ब्लैक एंड व्हाइट थी, जो उस कमरे को मजीद बेरंग बना रही थी। बिलाशुबा कमरा बहुत नफासत से सजा था, मगर हानिया को वहां एक अजीब सी वीरानी महसूस हो रही थी। कमरे का मुकम्मल जायजा लेकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही सामने कपड़ों की बड़ी सी अलमारी दिखाई दी। वो आगे बढ़ी और पहली अलमारी खोल दी। उसमें वहाज के कपड़े मौजूद थे। उसने हाथ बढ़ाकर ऊपर रखी एक शर्ट उठाई, उसे नाक के करीब ले जाकर एक गहरी सांस ली। वहाज की परफ्यूम की महक उसकी सांसों में घुल गई। वो उसकी महक में खोई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बुरी तरह चौंक गई और तेजी से शर्ट को अलमारी में वापस रखा और जल्दबाजी में उसके साथ रखी हुई दूसरी शर्ट्स गिरा दी। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होती जा रही थी। उसने शर्ट्स को वहीं छोड़ा और दरवाजा खोला। सामने हलीमा को खड़ा पाया तो उसकी सांसें वापस भाग गई। मैम, आपका खाना यहीं ही लगवा दूं या आप नीचे मुर्तजा साहब के साथ खाएंगे? नीचे ही लगवा दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके मैम। हलीमा ये कहकर चली गई। वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ी। वहाज की चंद शर्ट्स फर्श पर पड़ी थी। हानिया ने आगे बढ़कर शर्ट्स उठाई और अलमारी में वापस रखने के लिए मुड़ी, मगर तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे हुए जर्द लिफाफे पर पड़ी, जो शायद कपड़ों के बीच से निकला था। इसके अंदर कुछ तस्वीरें मौजूद थीं जो गिरने की वजह से बाहर आ गई थी। इसने झुककर लिफाफा उठाया और उसके अंदर मौजूद तस्वीरें बाहर निकाली और अगले लम्हे ने हानिया को बेजान कर दिया। कोई बेयकीनी से तस्वीरों पर नजर जमाए खड़ी थी। तस्वीर में एक चेहरा उसका अपना था और दूसरा एक दराज कद लड़के का, जिसे हानिया पहचानती थी। वो एक रेस्टोरेंट की तस्वीर थी जहां वो दोनों आमने सामने बैठे थे और उस लड़के ने हानिया का हाथ थाम रखा था। वो उस मंजर को पहचानती थी। वो लड़का हानिया का कजन था, उसकी खाला का बेटा हमजा। और जिस चीज ने हानिया को परेशान किया था उस तस्वीर की वहाज के पास मौजूदगी थी, और जिस अंदाज में वो तस्वीरें खींची गई थी उससे वहाज पर क्या असर हुआ होगा वो बहुत अच्छी तरह से जान सकती।